चीजें हम लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, पूरे भारत को शिक्षित भारत, उन्नत भारत बनाना है और अपना जॉब सिक्योर करना है। ये सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, एक समान महत्वपूर्ण है। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा दोनों पार्ट्स को। ठीक है, चलते हैं। आज आज डे कौन सा है? आज 1 मई है। आज 1 मई है और 2 मई है। 1 मई और 2 मई के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। 1 मई को हम लोग किस चीज के लिए जानते हैं? तो 1 मई एक तो हम लेबर डे के लिए जानते हैं। आज हमारा एक लेबर डे से भी क्वेश्चन होगा, और उसके बाद क्या है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। तो भगवान बुद्ध से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वो कहते हैं कि स्वयं को दीपक बनाओ, अपो दीपो भव। अब दीपक के बारे में क्यों कह रहे हैं कि स्वयं को दीपक बनाओ? क्योंकि मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। 3 चीजें लंबे समय तक नहीं छिप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दीपक की रोशनी भी कम नहीं होती है। मतलब खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती है। हजारों खोखले शब्द से बेहतर वह एक शब्द है जिससे कि कहीं पे शांति आ जाती है। सच्चा धर्म यह है, जो व्यवहार आप खुद के लिए सही नहीं मानते हैं वह दूसरों के साथ कभी न करें। ये भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा सार है। अगर हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा, हमारे आसपास का माहौल बहुत अच्छा बनेगा। तो इन्हीं विचारों के साथ हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में आए तूफान के कारण बरगी डैम में एक क्रूज डूब गया। क्रूज शिप था जो डूब गया है। यह डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में बनाया गया है, या फिर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश पर बनाया गया है, या बेतवा नदी मध्य प्रदेश, या गंगा नदी बिहार पर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश पर ये बनाया गया है। इसी के साथ इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न देख लेते हैं। तो ये जो बांध है, ये बरगी डैम है। बरगी बांध जो है वो कहाँ है? तो वो जबलपुर जिला में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में स्थित है। ठीक है, और नर्मदा नदी पर 30 प्रमुख बांध में से यह सबसे पहले पूरा होने वाले बांधों में से एक है। यानी कि नर्मदा नदी पर 30 बांध बनाए गए, और उनमें से सबसे पहले जो बांध पूरा हुआ वो था बरगी बांध। ठीक है, इसे रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस बांध का मुख्य उपयोग सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। बरगी बांध की कुल लंबाई आपको 69 मीटर है। इसका जलाशय बैक वाटर जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है, जहां क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लिया जाता है। और इसी में वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेते हुए एक क्रूज बहुत तेज तूफान जो अभी चल रहा है उसके कारण वहां पे डूब गया। तब से ये बरगी डैम चर्चा में है, जो करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप यहां तक की बात समझ गए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तूफान से संबंधित क्वेश्चन है। तो हाल ही में 2024-26 में जितने भी तूफान आए हैं हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात क्या करते हैं कि इस तूफानों का नामकरण कौन कौन करता है, वहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तूफान था चिडो, जो किसको प्रभावित किया? तो मोजाम्बिक को प्रभावित किया, और उसके लिए नामकरण कौन किया था? तो मॉरिशस किया था। डीके लेडी फ्रांस के मायोट क्षेत्र में आया था, जिसका नामकरण आपको दक्षिण अफ्रीका किया था। जूड जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के क्षेत्र में आया था, मॉरिशस उसका नामकरण किया था। अल्फ्रेड से ऑस्ट्रेलिया में आया और ऑस्ट्रेलिया ने ही इसका नामकरण किया। से शक्ति से श्रीलंका ने इसका नामकरण किया, और ये अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात को प्रभावित किया था। रगसा ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग में आया, और ये फिलीपींस के द्वारा ही इसका नामांकन किया गया था। एमी चीन में आया था, और फिलीपींस इसका नामकरण किया था। ठीक है, एमी यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड, यूके में ऑफिस, ये यहाँ से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है। हैलोंग जापान, अलास्का में आया। वियतनाम इसका क्या किया था? वियतनाम इसका नामकरण किया था। मैटमो फिलीपींस, चीन, वियतनाम में आया। लाओस इसका नामकरण किया था। मोन्था आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, थाईलैंड के द्वारा मोन्था का नामकरण कौन किया है? थाईलैंड। जहां जहां गोला मार रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है कालमेगी, जिसका नामकरण उत्तर कोरिया किया था। दितवा यमन किया था, इसका नामकरण श्रीलंका के क्षेत्र में आया था। और गेजानी
ये मेडागास्कर इसका नामकरण किया गया। तो सारा आपको याद नहीं रखना, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में है, वो आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मशहूर खिलाड़ी हैं विजय कुमार। भारत के मशहूर खिलाड़ी विजय कुमार का 57 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने साल 2002 में इंडियन ओपन खिताब जीता था। उनका संबंध किस खेल से है? क्या वो क्रिकेट से संबंधित हैं? क्या वो हॉकी से हैं? क्या वो गोल्फ से हैं? क्या वो बैडमिंटन से हैं? तो वो एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। वो क्या थे? एक गोल्फ खिलाड़ी थे। उनके तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ हो जाएगा। अब हम लोग इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे विजय कुमार उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। विजय कुमार कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैडी के रूप में की थी। अपनी मेहनत से देश के शीर्ष गोल्फरों में शामिल हुए। ठीक है, कैडी वो जो बैग लेके धोता रहता है उसको बोलते हैं। ठीक है, जो आप देखते होइएगा कि जो एक प्लेयर होता है जो गोल्फ खेलता रहता है और उसका जो स्टिक होता है एक आदमी लेके चलता रहता है, उसे कैडी कहते हैं। तो प्रमुख खिताब उनके नाम पर है। 50 से अधिक पेशेवर खिताब उन्होंने जीता है। ऐतिहासिक जीत उन्होंने 2002 में इंडियन ओपन जीता था। तो 2002 में इंडियन ओपन जीता था। क्वेश्चन में भी यही था कि 2002 में इंडियन ओपन जीतने वाले खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो उनका नाम था विजय कुमार। वो क्या थे? वो थे विजय कुमार, जो कि एक गोल्फर थे। उनका हाल ही में निधन हो गया। अब निधन से कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रमुख निधन, जो कि भारत के प्रमुख हस्तियां हैं जिनसे हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं। जैसे पी जयचंद्रन मशहूर गायक थे, उनका मृत्यु 9 जनवरी को हुआ था। राजगोपाल ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद ये रखना है कि उनका संबंध किससे है। राजगोपाल चिदम्बरम भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। ओसामा सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन थे। जो मारुति सुजुकी आप देखते हैं तो मारुति अलग कंपनी है, सुजुकी अलग कंपनी है। तो सुजुकी के मालिक थे ओसामा सुजुकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। श्याम बेनेगल प्रसिद्ध निर्देशक थे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व सीएम, उनका देहांत हो गया। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक, जिनके नाम सबसे कहा जाता है आजादी के बाद सबसे पहले लाल किला पर तबला बजाने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ही थे। एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व सीएम थे। शशि रुइया एस सार समूह के चेयरमैन थे। और एच.एस. बेदी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। तो ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। ये निधन से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं हमारे एग्जाम में कि उनका संबंध किस क्षेत्र से था। अब है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा इसको कहते हैं, ने कहां पर बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र के लिए 70 वर्षों के पट्टे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कहां किया है? लखनऊ में, पीलीभीत में, गाजियाबाद में या फिर कानपुर में? तो इसका आंसर हो जाएगा पीलीभीत में किया है। ठीक है, अब ये कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपीडा के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1985 में होती है इसकी स्थापना, और संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। मतलब क्या हुआ? यह संवैधानिक निकाय नहीं है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि संसद द्वारा एक अधिनियम पारित करके इसे बनाया गया था। और जब इसको बनाया गया था तो इसने एक पुरानी संस्था थी निर्यात निरीक्षण परिषद, उसका स्थान ले लिया और 13 फरवरी 1886 से यह अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया था। ठीक है, भारत में बासमती चावल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास यानी कि एपीडा ने कृषि विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 70 वर्ष के पट्टे पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये कहां हुआ है? तो ये हस्ताक्षर आपको पीलीभीत में हुआ। टांडा बीचेस बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र प्रदर्शन फॉर्म की स्थापना किया गया है। औपचारिक रूप से इसको मान्यता दे दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के आप इस क्वेश्चन से क्या सीखे कि 70 वर्षों के लिए पट्टे पर समझौता कहां हुआ है? तो पीलीभीत। किसके किसके बीच हुआ है? तो एपीडा और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ है। एपीडा की स्थापना 1985 में और वो कार्य करना शुरू करता है 13 फरवरी 1986 से। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का देशव्यापी परीक्षण चल रहा है ताकि आपदा चेतावनियों का त्वरित प्रसार सुनिश्चित हो सके। 2 मई 2026 को इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया जाना है? तो पहला ऑप्शन है अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह के द्वारा ये किया जाएगा। अब सवाल ये है
कि स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्टर अलर्ट सिस्टम क्या होता है। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है, तो एक अति आधुनिक तकनीक है जिसका उपयोग आपदा के दौरान लोगों को उनके मोबाइल फोन पर तत्काल चेतावनी संदेश देने के लिए किया जाता है। इसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के द्वारा, डीओटी के द्वारा क्या किया जाता है, विकसित किया गया है। मतलब सी डॉट, जो ये सी डॉट संस्थान कहाँ है, तो ये सी डॉट संस्थान आपको पुणे में है, और डीओटी जो भारत का दूरसंचार विभाग है उसके माध्यम से इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। अब कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन नहीं, हाल के महीनों में, कुछ महीने पहले, हाल के महीनों में आपने अपने फोन पर एक तेज बीप की आवाज, इमरजेंसी अलर्ट एक्सट्रीम का मैसेज देखा होगा। वह इस सिस्टम का परीक्षण का हिस्सा था। एकदम से अचानक से हम लोग बैठे थे, हमारा फोन क्या किया, बहुत तेजी से रिंग 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 करने लगा था, बीप करने लगा था। कुछ लोग डर गए, हम भी डर गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये क्या है, तो ये स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम था जो आने वाले किसी भी आपदा की जानकारी हमें तुरंत देगा। तो ये हमारे भारत सरकार का क्या था, एक चेक किया कि ये हमारा सिस्टम जो है सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल और MS फिनकैंटियरी, इटली की एक संस्था है, के बीच में भारतीय शिपयार्ड के सहयोग पर वार्ता कहाँ खान संपन्न हुई, नहीं, ये होगा यहाँ पे कहाँ संपन्न हुई है, कहाँ संपन्न हुई है। ठीक है, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ, नई दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में। तो ये मीटिंग जो संपन्न हुआ है वो हुआ है न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। ठीक है, और यही है, ये क्या है, फिनकैंटियरी, MS फिनकैंटियरी इटली, जो एक जहाज बनाने वाली कंपनी है, संस्था है, उसके बारे में कुछ जानते हैं। MS फिनकैंटियरी फाइनेंशियल इटली की एक विश्व प्रसिद्ध विशाल जहाज निर्माण शिप बिल्डिंग कंपनी है। यह न केवल यूरोप की सबसे बड़ी जहाज निर्माता कंपनी है, बल्कि वैश्विक स्तर पर नौसेना के क्रूज जहाजों का निर्माण करती है। इसका मुख्यालय ट्रिएस्ट इटली में है। यह एक सार्वजनिक कंपनी है। इसके पास 230 से अधिक वर्षों का अनुभव है, 230 वर्षों से अधिक का, और 7000 से अधिक जहाज निर्माण का इसके पास अनुभव है। और ये हमारे देश आकर के यहाँ पे ये मीटिंग कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ, और उसी मीटिंग का ये तस्वीर है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0, भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 के तहत विशाल नेत्र शिविर का सफलतापूर्वक संचालन किया है। यह नेत्र शिविर कहाँ लगाया गया था, जम्मू कश्मीर, कारगिल, लेह और बांसवाड़ा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेह, लेह में लगाया गया था। क्या है ये ऑपरेशन नेत्र 1.0, उसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय सेना ने अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में चिकित्सा देखभाल और मानवीय सहायता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 27 से 30 अप्रैल 2026 तक लेह के 153 जनरल अस्पताल, लेह के 153 जनरल अस्पताल यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में 4 दिवसीय उन्नत सर्जिकल शिविर ऑपरेशन नेत्र 1.0 सफलतापूर्वक आयोजन किया। और इस शिविर का उद्घाटन 14 कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने किया। ठीक है, तो जनरल हितेश भल्ला इसका संचालन कर रहे थे। कुल मिला के 153 हॉस्पिटल में, लेह के 153 हॉस्पिटल में क्या किया गया, ऑपरेशन नेत्र 1.0 चलाया गया, जो कि जनरल हितेश भल्ला के निर्देशन में चला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं, अभी आपको बताए थे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो आप देख रहे हैं 1 और 2 दोनों के करंट अफेयर एक साथ किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको क्या करें, लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। और इसके PDF के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है किस टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, आप वहां पे जाके आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और ये सारा वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई को क्या मनाया गया? तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे डे आएगा ये चार्ट बढ़ते जाएगा, इसी तरह से रहेगा। ठीक है, और यही चार्ट बार बार लगेगा। आप हमेशा इस वीडियो को देखेंगे और हमेशा हर दिन के वीडियो में ये ऐड होगा चार्ट, जब भी कोई दिवस आएगा तो, और ये अंत में हमारा पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस वर्ष का थीम क्या था, इंश्योरिंग ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, ये क्या है, इस वर्ष का थीम है, एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। इंग्लिश में देखें तो इंश्योरिंग हेल्थ साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट।
ठीक है, तो ये इस वर्ष का थीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ग्रेट निकोबार परियोजना के विषय में कौन सा कथन सही है? ग्रेट निकोबार भारत सरकार की एक बहुत ही आकांक्षी परियोजना है जो अभी हाल शुरू की गई है। यह अब एक एक स्टेटमेंट देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। यह परियोजना कुल 166.10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हाँ, बिल्कुल विस्तृत है, जिसमें 35.35 वर्ग किलोमीटर राजस्व भूमि है और 130 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है जो कि सही है। दूसरा है, ग्रेट निकोबार परियोजना को 3 अलग अलग चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा, ये भी बात सही है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप और सुनियोजित नगरीय विकास पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल इन सारे चीजों को अंतरराष्ट्रीय मानक और अंतरराष्ट्रीय हित को देखते हुए इन सारे चीजों को बनाया जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो पहला और दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। 1 और 2 और 3 सभी सही हैं। अब इस परियोजना के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो ग्रेट निकोबार परियोजना का उद्देश्य इस द्वीप को एक रणनीतिक, समुद्रिक और आर्थिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। पूर्व पश्चिम मार्ग से इसकी निकटता लगभग 40 नॉटिकल मील का लाभ उठाते हुए यह परियोजना विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर निर्भरता को कम करेगी। साथ ही रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को सर्वोपरि रखते हुए यह भारत की समुद्री सीमाओं को नई मजबूती प्रदान करेगा। यह परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री उपस्थिति, रणनीतिक पहुंच को मजबूती देगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या था, आज का करंट अफेयर का था। अब ये 3 चरण में चालू होगा। जैसे कि पहले चरण की अगर बात करें तो 72.12 वर्ग किलोमीटर क्या होगा कि किया जा रहा है। तो पहले चरण में यहाँ देखिए ये फेज 1 72 किलोमीटर 72.12 वर्ग किलोमीटर फेज 1 में। फिर और ये कब से कब तक? 25 से लेकर के 35 तक चालू होगा। दूसरा फेज में 45.27 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा क्या है 2036 से 41 तक, ये दूसरा फेज है। और तीसरा फेज 42 से 47 तक, यानी कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047, वहां तक ये 3 अलग अलग चरणों में यह परियोजना को क्या किया जाएगा, ग्रेट निकोबार परियोजना को लागू किया जाएगा और इसको कार्यान्वित करने की सरकार की योजना है। अब हम देखते हैं अंडमान निकोबार। ये हमारा अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार लैंडफॉल यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें तो ये हमारा नॉर्थ अंडमान है, ऊपर वाला, बीच वाला मिडिल अंडमान कहलाता है और नीचे वाला साउथ अंडमान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये है कहाँ पे। तो ये आपको कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। इसमें से कुछ आइसलैंड है जिसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप लोग देख लेंगे। ये अगर हम ऐसे भारत बनाते हैं, यहाँ से हम भारत बनाते हैं, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे हमको इस तरह से अंडमान एंड निकोबार मिलता है जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध के पावन पिपरहवा अवशेष की लेह लद्दाख प्रदर्शनी से संबंधित सही कथन का चयन करें। ये अवशेष 29 अप्रैल 2026 को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान द्वारा लेह लाया गया। क्या यह बात सही है कि लेह लेके गया है? यह प्रदर्शनी मुख्य रूप से 1 मई से 14 मई 2026 तक 15 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी। और तीसरा स्टेटमेंट है, अवशेष 15 मई 2026 को पुनः दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि नेशनल म्यूजियम में इसको पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। ये सब प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई है? लेह में लगाई गई है। यह प्रदर्शनी 15 दिनों तक चलेगी और ये वापस फिर दिल्ली चला जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो ये आज का करंट अफेयर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इसमें शामिल किया गया है। आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।